गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मुझे चार्ल्स डार्विन का एक स्टेटमेंट जो है वो याद आता है। आई थिंक आप लोगों ने भी उस स्टेटमेंट को सुना होगा, लेकिन इस टाइम पर उस स्टेटमेंट को सुन के मुझे कह सकते हो कि कुछ एनर्जी मिलती है। वो स्टेटमेंट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, not the most intelligent that survives, it is the one who is most adaptable to change survives। आज मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। जिस तरह से हमारी सरकार ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने और मेडिकल स्टाफ ने और उनके साथ देश की जनता ने कोरोना के खिलाफ जो एक जंग कह सकते हो जो लड़ी जा रही है, उसमें जिस समझदारी का परिचय हम भारतवासियों ने जो दिया है, मेरे हिसाब से वो अपने आप में एक मिसाल है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे विकसित देश जिस तरह से भारत ने जो जंग में समझदारी दिखाई है उस तरह से नहीं दिखा पाए। तो मैं चाहूँगा आप सभी से कि हम सभी आगे भी इसी तरह से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना की इस जंग को आखिरी मुकाम तक लेके जाएं और ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे हमें बाद में दुख हो। आज उसी डायरेक्शन में, सिंस हम सभी लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली थी वो हम नहीं कर पाए, तो आज उसके लिए हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो प्रिपरेशन है जेई की, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आज से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और ये जो मुश्किल वक्त है बच्चों, मैं बता दूं कि ये मुश्किल वक्त आज सभी फेस कर रहे हैं। कोई आप अकेले नहीं हो, मैं नहीं हूँ, सभी हम इसको फेस कर रहे हैं। जो जेई की तैयारी कर रहा है वो भी इसी सिचुएशन के अंदर है। हमें इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को इस तरह से चेंज करना है ताकि हम अपना बेस्ट आउटपुट दे सकें। तो तैयार हो जाएं हम सभी, और इस टाइम को भी हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम इसमें हमारा बेस्ट दें, रादर देन ये सोचें कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई है, हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी। ये अभी सोचने का टाइम नहीं है। बस हमें इतना सोचना है कि हाँ, जो अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसमें हम किस तरह से मिलजुल कर आप और हम बेस्ट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर करना चाहिए। राइट। तो आई थिंक इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हाँ, थोड़ा सा मोड जो है वो बदल गया है। अभी तक हम इसके यूज्ड टू नहीं थे। अभी तक हम ऑफलाइन क्लासेस करते थे, आज हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी अच्छी तरह से उसको फॉलो करें। फर्स्ट पॉइंट, कुछ 5 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें से पहला पॉइंट जो है वो है कि जिस तरह से हम ऑफलाइन क्लासेस में 5 से 10 मिनट पहले क्लास के लिए तैयार हो जाते थे, क्लास के अंदर आके बैठ जाते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 5 to 10 मिनट्स बिफोर आपको अपने रूम के अंदर बैठना है। फर्स्ट पॉइंट, 5 to 10 मिनट्स बिफोर सारे अपने जो भी लैपटॉप है या मोबाइल है या टैबलेट है उसके सामने टाइमली आपको अपने रूम में जाना है। सेकंड, जितनी भी विंडोज़ है या डोर है उसे आप बंद कर ले। बंद करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ना कि आप उसको लॉक करें, बंद कर ले ताकि साउंड नहीं आए बाहर से कोई। सेकंड पॉइंट था ये। थर्ड पॉइंट, आप सभी टेबल और चेयर पर ही बैठें, बिस्तर पर लेट के ना सुने। आपको टेबल और चेयर पर ही, टेबल चेयर को यूज़ करना है। आपका मोबाइल, लैपटॉप जो भी है वो आपके सामने रहे और आप चेयर पर हो। ये बहुत कंपलसरी है, आप इसको फॉलो करें। फोर्थ, आपके पास एक पेन और रजिस्टर होना चाहिए जिस तरह से क्लास के अंदर होता है।
हम उसी तरह से नोट्स लिखेंगे जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में हम कर रहे हैं। मैं आपको डिक्टेट करूँगा और आप उसे नोट डाउन करोगे। हाँ, यहाँ अच्छी बात एक और है कि ये जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्ड भी हो रही है, तो अगर बाय द वे कभी बीच में आपको लगता है कि ये मैं नहीं लिख पाया हूँ तो कोई बात नहीं है। आप थोड़ी देर के बाद क्लासेस जब ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर से वीडियो को रन कर सकते हैं, और जहाँ पर आप नहीं लिख पाए वहाँ पर आप फिर से सुन के आप एक्स्ट्रा जो भी लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। एंड लास्ट 5th पॉइंट जो कि आई थिंक इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। देखो बच्चों, क्लास में जब आप आते हो तो आप क्लास में बैठे रहते हो, सामने टीचर होता है, टीचर सबको देख रहा होता है, तो सब पर वॉच होती है हमारी। आप अगर इधर उधर देख रहे हो तो हम आपको डांट देते हैं ताकि आपका फोकस हमेशा बोर्ड पर रहे। आपको एक डर भी होता है कि सर देखेंगे तो डांटेंगे, तो आप हमेशा फोकस्ड रहते हो। ये सिचुएशन अब उस तरह से नहीं है। आप घर पर हो, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए हमेशा आपका फोकस आपके लैपटॉप पर या जो भी मोबाइल है या जो भी टैबलेट है उस पर होना चाहिए। आपको कमरे में इधर उधर नहीं देखना है। हो सके तो पहले से आप अपने पेरेंट्स को भी बोल दीजिए कि कोई कमरे के अंदर ना आए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं तो कोई ना कोई आएगा तो आपको डिस्टर्ब वो करेंगे। बीच में एक भी बार आपको उठना नहीं है। जिस तरह से क्लास के अंदर हम बैठे रहते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर भी बैठे हुए रहना है। 3rd, इसी के अंदर ऐसा नहीं कि हाँ घर पर बैठे हुए हैं तो क्लास चल रही है हम कुछ खा भी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास पानी की एक बोतल होनी चाहिए जिस तरह से क्लास के अंदर होती है। तो आई थिंक उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की हम कोशिश करें। ये नहीं सोचे कि मैं अलग से हूँ। कोशिश करें कि एक क्लासरूम है जिसमें आप सुन रहे हो और आपको केवल टीचर दिख रहा है, एक बोर्ड दिख रहा है, उसके अलावा आपको और कुछ भी आसपास का एनवायरनमेंट डिफरेंट नहीं लगना चाहिए। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसमें हम आपका 100% दोगे। तो बच्चों अच्छी तरह से इसको याद रखना। बाकी सब कुछ वैसा ही चलेगा, आपको उसी तरह से होमवर्क मिलेगा। हम डिस्कस भी करेंगे होमवर्क को, आपके जो भी डाउट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द क्लास आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लाइव चैट पर कमेंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, लाइव चैट पर आपको कुछ भी अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है। कुछ भी इस तरह से नहीं लिखना है कि ठीक है सर अच्छा चल रहा है, नहीं। आपके अगर कुछ डाउट्स है तो वो आप लिख सकते हो। कुछ बीच में मैं ब्रेक लूँगा, उसमें मैं आपके कमेंट्स देख के अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ मुझे वापस से एक्सप्लेन करनी तो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आज वापस एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उस चीज़ को वापस एक्सप्लेन करूँगा। तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। नया प्लेटफॉर्म है, धीरे धीरे 2-3 दिन के अंदर कुछ लेक्चर्स के बाद हम इसके भी यूज टू हो जाएंगे और फुल एफिशिएंसी से हम हमारा काम करेंगे। राइट? तो तैयार है हम सभी? तो स्टार्ट करें। यस, तो रेडी? ओके, तो बात करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री का नया टॉपिक हम आज से स्टार्ट करने जा रहे थे। जो अभी हमारा एक टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट, वो कंप्लीट है, उसमें कुछ डिस्कशन वाला पार्ट बाकी है। बट सिंस आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं नए टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो है थर्मोडायनेमिक्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो, जेई मेंस जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि एक टॉपिक जो है वो हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी रूटीन लाइफ में हम क्या सोचते हैं, नेचर को कैसे समझते हैं, उसको भी समझने में हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि हम गलत तरीके से सोचते हैं नेचर के बारे में, वो हमें समझ में आएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बेसिकली जैसे हम कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चंस हमारे पास में, हमारे माइंड में हमेशा आते हैं जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज की बात करते हैं या सोचते हैं। तो 2 क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये केमिकल रिएक्शन या फेस चेंज होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन।
और दूसरा अगर होगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो जहाँ तक हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, ये हमें पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से। यस, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें बताएगा कि यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर कौन से चेंजेस होंगे, कौन से चेंजेस नहीं होंगे, ये हम इससे फाइंड आउट करेंगे। हाँ, उसको होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक बताएगा, विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स। तो राइट नाउ जो हम बात करेंगे वो केवल इस पॉइंट पे बात करेंगे कि नेचर के अंदर कौन से चेंजेस होंगे, फिजिबल है या कौन से फिजिबल नहीं है। राइट, तो इसके लिए हम बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे लॉज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे इस चैप्टर में आप लोगों ने थोड़ा बहुत 11th में सुन भी रखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारी नई नई टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उनकी हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोसेस फिजिबल है, कौन सा प्रोसेस फिजिबल नहीं है। तो फर्स्ट प्लीज नोट डाउन। रेडी है पेन पेपर? हाँ या ना? तो नोट करिए सबसे पहले। दिस चैप्टर डील्स विथ फिजिबिलिटी ऑफ ए chemical and phase change with the help of first, second and third law of thermodynamics. राइट, फिजिबिलिटी, FEA, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल एंड फेज चेंज। अब जहां तक इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर 3 टर्म्स हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट हीट, सेकंड वर्ड और थर्ड एनर्जी। जहाँ तक अगर हम नोटिस करें इन तीनों की जो यूनिट है वो सेम होती है, जूल या कैलोरी। तो बेसिकली तीनों में क्या डिफरेंस है, हीट, वर्क और एनर्जी, या यूं कह दो क्या हमें इनकी डेफिनेशंस पता है? तो चलिए पहले मैं बात करता हूँ हीट और वर्क, दोनों की यूनिट सेम है, क्या आपको लगता है इनमें कुछ डिफरेंसेस है? 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप अगर आपके माइंड में कुछ है तो शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट शॉर्ट में आप लाइव चैट पर लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है हीट और वर्क आपको पता है तो आप प्लीज़ लिखिए, मैं भी यहाँ से देखता हूँ कि आपने क्या लिखा है। 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। सो लिख सकते हैं आप लाइव चैट पर। थोड़ा डिले है, 5 से 10 सेकंड का, तो बच्चों 5 से 10 सेकंड बाद निकालो। ओके, अभी आप बोले नहीं होंगे, अभी इस वीडियो बच्चों को भी नहीं सुनाई दिया है, अब सुनाई दिया। चेक करनी सर, चेक इसमें पढ़ लिया। काफ़ी कमेंट्स मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर। आस्था श्रीवास्तव, हीट इज ए एनर्जी which gets exchange between bodies due to temperature difference. Very good. Second, Vipul Akhil Singh, heat is mode of energy transfer. Very good. One more statement, Vaibhav Porwal, energy transferred due to mechanical forces. Very good. Brijesh Saxena, heat causes change in temperature.
आवाज़ कम आ रही है, चलिए कोशिश करता हूँ कि आवाज़ आप तक पहुँचे। ठीक है आवाज़? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक अच्छा ये जवाब जो है इसी पे बात करते हैं। क्या वर्क एनर्जी नहीं है? वर्क की यूनिट भी वही जूल होती है, तो आई थिंक वो भी एक एनर्जी तो है ही है। हीट इज ए स्केलर क्वांटिटी। Work is done when there is displacement, but for heat no displacement is required. Very good. कुछ कुछ जगह से कमेंट्स आ रहे हैं कुछ कि वॉल्यूम कम है, तो मुझे लगता है कि हमारे एंड पर हम भी वापस सुन रहे हैं, तो वॉल्यूम आ रहा है। थोड़ा सा आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ाइए, या जो भी फ़ोन है या लैपटॉप है उसको थोड़ा पास में करिए। चलिए, तो काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट्स मुझे दिखने को मिल रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा है। जनरली क्लास के अंदर भी हम देखते हैं, तो जब मैं पूछता हूँ तो हाँ कुछ 4, 5 या 6 हाथ खड़े होते हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब वापस से फोकस हम स्क्रीन पे करें। मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट काफ़ी जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो सही है, बट इन सबको मैं एक साथ समराइज कर रहा हूँ। बेसिकली हीट और वर्क जो है, दीज आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अगर हमें एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो इसके केवल 2 ही तरीके हैं, या तो हीट के थ्रू या फिर वर्क के थ्रू। ये 2 तरीके हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के। कैसे? अगर ये एनर्जी का ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो इसे हम, इस ट्रांसफर्ड एनर्जी को हम कहते हैं हीट। वापस से सुन लीजिए, अगर ये एनर्जी का ट्रांसफर किसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है तो इस ट्रांसफर्ड एनर्जी को हम कहते हैं हीट, या इस मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को भी कहा जाता है हीट। मैं भी लिखवाऊंगा आपको, लेकिन अगर यही एनर्जी का ट्रांसफर किसी फोर्स के कारण हो रहा है, जिसके कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसे कहा जाता है वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल ये डस्टर अभी यहां पर है और इस डस्टर को अब मैं यहां से यहां लेके चला जाता हूं, इसकी एनर्जी बढ़ गई। ऑब्वियसली इसको किसी ने एनर्जी दी होगी। किसने दी होगी? हाँ, सही सोच रहे हो, मैंने एनर्जी दी, मैंने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, बट किसके थ्रू? कुछ फोर्स मैंने लगाया। यानी ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है? किस फॉर्म में हुआ है? वर्क के थ्रू हुआ है। तो 2 तरह से हम एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हीट के थ्रू या वर्क के थ्रू। राइट? पहले नोट करिए, 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, जो मैं वापस से एक बार डिक्टेट करूंगा। सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन ऑफ हीट। It is the energy transfer due to temperature difference. Due to temperature difference, right? Transferred energy is called heat. Transferred energy is called heat. And second, work. If energy transfer is due to some force multiplied by displacement, then it is called work. Right? तो यानी किसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है तो उसे हम कहते हैं हीट, और किसी फोर्स के कारण हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वर्क। यस, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी हम इसे बोलते हैं, और जो ट्रांसफर्ड एनर्जी होती है उससे हम कहते हैं हीट और या फिर वर्क। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इवन एक और सेंटेंस हम यूज करते हैं,
ये जो ट्रांसफर्ड एनर्जी, इसी को आप हीट या वर्क कहते हो। या इसके लिए हम एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, एनर्जी इन ट्रांजिट मोड इज कॉल्ड आइदर हीट और वर्क। मतलब क्या हुआ इसका, किसी भी सिस्टम के अंदर हम कहते हैं एनर्जी होती है, इस सिस्टम के अंदर ना तो कोई हीट होती है ना कोई वर्क होता है, सिस्टम के अंदर केवल एनर्जी होती है। हाँ, जो एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है, तो इस ट्रांजिट मोड में जो एनर्जी, उसे हम कह सकते हैं हीट या वर्क। सपोज करिए 50 किलो जूल हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जाने के बाद आप कहोगे कि अब इसके अंदर 50 किलो जूल हीट है, नहीं, इसके अंदर क्या है, एनर्जी है। आप बोल के देखिए, हम जो स्टेटमेंट बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, अच्छा लगता है सुनने, बट आप बोल के देखिए मेरे अंदर हीट है या मेरे अंदर वर्क है, नहीं, सिस्टम के अंदर केवल क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, जो ट्रांजिट मोड में एनर्जी है उसे हम क्या बोल सकते हैं, हीट, या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्क। राइट, तो किसी भी सिस्टम के अंदर कभी भी ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर इतनी हीट है, सिस्टम के अंदर केवल क्या होती है, एनर्जी। ये बहुत गलत एक स्टेटमेंट बहुत बार मैं बच्चों के मुंह से सुनता हूँ कि सर इसके अंदर इतनी हीट है। किसी भी सिस्टम में हीट नहीं होती, सिस्टम के अंदर केवल क्या होती, एनर्जी होती है। हाँ, इस एनर्जी को वो यहाँ से वापस से किसी और बॉडी को ट्रांसफर कर सकता है, वो हीट के थ्रू भी कर सकता है या वर्क के थ्रू भी कर सकता है। चाहे उसे 50 किलो जूल यहाँ पर हीट मिली हो, लेकिन अब वो एनर्जी है, यहाँ से आगे एनर्जी का ट्रांसफर वो हीट के थ्रू भी कर सकता है या वो वर्क के थ्रू भी कर सकता है, बट यहाँ पर जो होगी वो एनर्जी होगी, इसके अंदर ना कोई हीट होगी ना कोई वर्क होगा। नाउ ये तो बात हुई हीट और वर्क की। नाउ हीट और वर्क, इनके भी अलग अलग मोड होते हैं। जहां तक हम पहले बात करें वर्क, केमिस्ट्री के अंदर वर्क को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पीवी वर्क और दूसरा रिमेनिंग ऑल, जिसे हम कहते हैं नॉन पीवी वर्क। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है फिजिकल केमिस्ट्री में कह सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। पीवी वर्क का क्या मतलब हुआ, एक कंटेनर के अंदर लेट से कोई पिस्टन लगा हुआ है और वो पिस्टन मूव कर रहा है, तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इस तरह के वर्क को हम कहते हैं पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यानी पीवी वर्क होने के लिए कह सकते हो आप कि वॉल्यूम चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो उसका पीवी वर्क जो होगा वो 0 होगा। राइट, और उसके अलावा वर्क तो और भी होते हैं, जैसे अभी मैंने इस डस्टर को यहाँ से यहाँ तक किया, ये भी एक तरह का वर्क है, लेकिन इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ये एक नॉन पीवी वर्क है। इवन जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो करती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगता है, वहाँ पर भी कुछ वर्क हो रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रिक वर्क कहते हैं, वो भी एक तरह का वर्क है, लेकिन वो भी एक नॉन पीवी वर्क है। तो यहाँ पर पीवी वर्क यानी कंटेनर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है, तो वो पीवी वर्क होगा। रिमेनिंग सभी वर्क को हम क्या बोलेंगे, नॉन पीवी वर्क। अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो नॉन पीवी वर्क के एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर ग्रेविटेशनल वर्क, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि ये नॉन पीवी वर्क है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं, हम मेनली जो बात करेंगे वो पीवी वर्क की करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अब मैं जब भी वर्क की बात करूंगा तो आपके माइंड में एक ही वर्ड आना चाहिए, वो है पीवी वर्क। अगर मैं कोई नॉन पीवी वर्क की बात कर रहा हूं तो मैं उसमें हाईलाइट करूंगा कि राइट नाउ अब हम नॉन पीवी वर्क की भी बात करें। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम जो बात करेंगे वो कौन सी होगी, पीवी वर्क की होगी। राइट, ये तो बात हुई पीवी वर्क की। नाउ वापस से आते हैं, जैसा मैंने हीट और वर्क की आपको डेफिनेशन बता दी, यहाँ पर हमने ये कहा था कि हाँ, हीट और वर्क एनर्जी इन ट्रांजिट मोड को हम कहते हैं। अब यहीं पर एक और डाउट आता है, एनर्जी की क्या है, व्हाट इज दी एनर्जी। तो देखिए, हम जनरली जब बात करते हैं ना कि यूनिवर्स किससे बना हुआ है,
तो हम सिंपली कहते हैं कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, सब्सटेंस और एनर्जी। तो यूनिवर्स, हाँ, कुछ यूनिवर्स में एनर्जी है और मैटर है, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, हम एनर्जी को मास में या मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी अगर हम बात करें तो हाँ, एनर्जी यूनिवर्स का एक पार्ट है। बस हम फर्दर इसको आगे ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी होती है इसको भी हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे चलिए वापस से मैं आप लोगों के पास आता हूँ, जैसा मैं क्लास में करता हूँ। एनर्जी की अब मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन सी एनर्जीज आप जानते हो, कौन कौन सी एनर्जी के बारे में आप फेमिलियर हो। प्लीज़ लिखिए लाइव चैट पर कि एनर्जी कौन कौन सी होती है, एनर्जी के बारे में जो भी आप कमेंट करना चाहते हो। चलिए मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। एक स्टेटमेंट आया आशीष कुमार सिंह का कि एन एक्सपेंडिंग बलून गोइंग अप इन द एटमॉस्फेयर क्या होगा। तो देखिए, तो दोनों ही हैं, आप मिक्स कर रहे हो, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो पीवी वर्क भी है और नॉन पीवी वर्क भी है। और ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बोला कि दो तरह के वर्क होते हैं तो या तो ये होगा या ये होगा, ऐसा नहीं है। ये दो कैटेगरीज है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। वेरी गुड। रेडियंट एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क हीट ओनली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, न्यूक्लियर, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आपने डिफाइन किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हमने ये दो वर्ड्स यूज़ कर लिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो बाकी के जितने भी आप टर्म्स यूज़ करो इनकी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज जितनी भी एनर्जी या तो वो काइनेटिक होगी या फिर पोटेंशियल होगी। किसी भी फोर्स के कारण अगर कोई एनर्जी है तो वो सारी एनर्जी हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और मूवमेंट के कारण जो भी एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो रोटेशनल मूवमेंट हो या ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो या फिर वाइब्रेशनल हो। तो मूवमेंट के कारण जो भी एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, फोर्स के कारण जो भी एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो कैटेगरीज है। अब यहाँ पर मैं आपको देखना चाहूँ, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स मुझे मिले, जैसे हीट एनर्जी। अब हमने एनर्जी के आगे एक एडजेक्टिव और लगा दिया हीट, तो क्या लगता है हीट अलग है, एनर्जी अलग है, और हीट एनर्जी एक अलग वर्ड? नहीं, हीट अलग वर्ड है, एनर्जी एक अलग वर्ड है। आपको इनको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो इसका क्या मीनिंग निकलेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये छोटी छोटी टर्म्स को हमें बहुत क्लियरली यूज़ करना होगा, तभी ये चैप्टर जो है वो हमें समझ में आएगा। तो ऐसी कोई टर्म नहीं है। हाँ, बाकी और भी बहुत सारी टर्म्स आई है, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो। केमिकल एनर्जी क्या होता है, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें या तो एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है, तो वो भी एक तरह की, या तो मोस्टली वैसे वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक और वर्ड आया थर्मल एनर्जी, क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, तो उसी को हमने एक को नाम क्या दे दिया, थर्मल एनर्जी। तो इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे कहूँ एनर्जी, तो आपके माइंड में ये जितने भी स्टेटमेंट्स है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, कि दो ही स्टेटमेंट आपके माइंड में आने चाहिए, विच इज़ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी एनर्जी के ये दो टाइप है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी।
फोर्स के कारण जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यहाँ पर अभी हम और इन टर्म्स को समझेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पार्ट और आता है जो अगेन और कंफ्यूज करता है हमें बहुतों को। मैंने 3 टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया आपको, हीट, वर्क और एनर्जी। एक और क्वेश्चन आता है, ये जो लाइट है ये क्या है? लाइट को आप क्या कहते हो? ये एनर्जी है या वर्क है या हीट है? अगेन नोट लिखिए, देखें कि लाइट की अगर मैं बात करूं, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि क्या सर पीवी एनर्जी का कोई एग्जांपल? यस, जितने भी इंजन्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कार के अंदर, बाइक्स के अंदर, जिसमें पिस्टन लगा होता है और वो पिस्टन मूव करता है, तो वो जो वर्क होता है वो होता है पीवी वर्क। यस, स्टेटमेंट्स जो हैं आई थिंक जो आए हैं, वेरी गुड। बहुतों ने लिखा है फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। हीट भी लिखा हुआ है। एक स्टेटमेंट आया, लाइट इज ए वेव ऑफ हीट एंड एनर्जी, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो राइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो सही बात है, बट क्या लाइट को मैं हीट बोल सकता हूँ? ये सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है बोलते कि लाइट कैसे? यस, हीट ट्रांसफ़र होने के भी 3 तरीके, हम सबको पता है। हीट एक जगह से दूसरी जगह जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसके 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये लाइट क्या है? लाइट जो सन से हमें मिल रही है या ट्यूबलाइट से, बल्ब से जो लाइट हमारे पास आ रही है, क्या है सब? रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी हीट यानी एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं? हीट। तो यस, लाइट जो है उसे भी आप क्या बोल सकते हो? हीट बोल सकते हो। एनर्जी तो है ये, बट इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, राइट? तो याद रखना इसको। तो वापस से हम आते हैं एनर्जी की। एनर्जी के लिए मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी की 2 फॉर्म होती, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की। अब एक बेसिक प्रॉब्लम क्या आती, जनरली जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो हाँ, हम ये तो बोल देते हैं कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। लेकिन अगर हम केवल ये सोचें कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जब भी अगर हम ये बोलते हैं कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि वो एनर्जी, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक या पोटेंशियल। अगर कम हो रही है तो कौन सी एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक कम हो रही है या पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही, कह सकता हूँ कि कॉमन जो प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, लिसन इट वेरी केयरफुली, और इसका जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत अजीब सा लगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पुट करता हूँ। लेट्स से मेरे पास वाटर H2O, 100 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास H2O लिक्विड भी है, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 100 डिग्री गैस में, H2O गैस। टेम्परेचर वही है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन अब मेरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्वांटिटी वही है, कुछ भी आप क्वांटिटी ले सकते हो, 1 किलोग्राम, यहाँ पे भी 1 किलोग्राम है, क्वांटिटी में हमने कोई चेंज नहीं किया है। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, H2O लिक्विड की या H2O गैस की? कमेंट कर सकते हो आप वापस से व्हाट्सएप यानी लाइव चैट पर, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? यस, एक स्टेटमेंट आया है, स्टीम। स्टीम बोलिए, H2O गैस बोलिए या वेपर्स बोलिए, कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो।
यस, मोस्टली स्टेटमेंट जो मुझे मिला है, गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो कि बहुत ऑब्वियस सा आंसर लगता है हमें। लेकिन अब शायद जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुन के थोड़ा सा आपको शॉक लगेगा, सरप्राइज होगा, और शायद लगेगा कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल। सुन के अजीब इसलिए लगा होगा क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से, जनरली हम बात भी करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की, तो हम कहते हैं गैसेस की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से ज़्यादा होती है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहाँ पर हम केवल एक ही काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, और वो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप वापस जाके उन स्टेटमेंट्स को देखोगे तो वहाँ पर लिखा होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल की बातें नहीं करते हैं। अगर हम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल इन तीनों की बात करें, तीनों को एक साथ बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। हाँ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा है, लेकिन सॉलिड या लिक्विड के केस में वाइब्रेशनल पार्ट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम गैसेज में जाते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ने लगती है। तो इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अब एक स्टेटमेंट है जो थ्रू आउट आपको याद रखना है इस चैप्टर में, और वो ये है कि अगर कोई भी एक सिस्टम अगर हमारे पास है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा। यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। लिखिए पहले इस स्टेटमेंट को, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑब्लिक substance depends only on temperature, right? अब अभी भी हो बहुतों को मुझे पता है, जब मैं क्लास में भी बताता हूँ तो बहुतों को ऐसा लगता है कि शायद सर कुछ गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली ये कैलकुलेट करना कि इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा है उतनी इसकी वाइब्रेशनल ज़्यादा होगी या रोटेशनल ज़्यादा होगी, ये पॉसिबल नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यस, काइनेटिक एनर्जी जो है वो तभी चेंज होती है जब टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होता है। इसके लिए एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें हम एक पॉइंट है, आप याद रखें, यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हम मान रहे हैं कि जो भी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं वो सिस्टम हमारा रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सिस्टम जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल आप अपने माइंड में ना सोचें। हाँ, एक कंटेनर रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ कंटेनर है, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, उसमें केमिकल रिएक्शन हो सकती है, कुछ सब्सटेंस आप ऐड करने के बाद रिएक्शन, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। सिस्टम जो है, यानी अगर मैं फिजिक्स की टर्म में थोड़ी बात करूँ तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव अभी नहीं कर रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल्स हम लेवें, सिंपल से एग्जाम्पल्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल से अभी हम ना सोचें। तो अब चलिए पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों की सेम है। ये हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इस पॉइंट को पहले समझते हैं। उसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप थोड़े से रिकॉल करोगे तो जैसे इवन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपने बॉर्न हेबर्ट साइकिल भी डिस्कस किया हुआ है। बॉर्न हेबर्ट साइकिल के अंदर जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, H2 कन्वर्टिंग इनटू 2H। ये एक रिएक्शन है और हम सबको पता है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। इस तरह से हम टर्म यूज़ करते हैं ना। ये कितनी होगी, तो इसके लिए हम कहते हैं कि इस रिएक्शन को, एक कंटेनर के अंदर H2 है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी एनर्जी हम यहाँ पर देंगे उसे हम कह देते हैं कि वो HH की बॉन्ड एनर्जी है, जो भी आप एनर्जी दे रहे हो। हाँ, यहाँ पर ये जो डेटा होता है हम मानते हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो भी टेम्परेचर हो सकता है, लेट्स से 300 केल्विन। कोई भी बॉन्ड एनर्जी का डेटा जो आप लिखते हो उसमें टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड होता है।
तो क्वेश्चन ये आता है कि जो भी एनर्जी हमने दी, हमने कह दिया कि ये बॉन्ड एनर्जी है। इसी तरह से हम सोचते हैं, अगर हमने 50 किलो जूल एनर्जी दी तो वो हम कह देते हैं कि 50 किलो जूल HH बॉन्ड एनर्जी होगी। तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या है? ये काइनेटिक है या पोटेंशियल है? तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड क्या है? बेसिकली फोर्स, अट्रैक्शन। तो ये भी एक तरह से कौन सी एनर्जी हुई? पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी एनर्जी दी हमने ये कह दिया कि जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो किसके बराबर है? बॉन्ड को तोड़ने में। यानी वो एनर्जी कहाँ जा रही है? बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है। मतलब कहाँ जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। इसको थोड़ा ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये डस्टर यहाँ पर है, अगर मैं इसे अर्थ से दूर लेके जा रहा हूँ, यानी अट्रैक्शन था उससे दूर लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी इसको दे रहा हूँ। एनर्जी जो मैं इसको दे रहा हूँ वो एनर्जी इसकी बढ़ रही है। कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। यस, अगर अट्रैक्शन का फोर्स है और आप दूर दूर लेके जा रहे हो मॉलिक्यूल को, तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। H2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 2H में। एटम्स दूर दूर जा रहे हैं, इनकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं वो सारी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के बराबर है। मतलब हम ये मान रहे हैं कि इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी H2 की जो 2H में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। क्यों ऐसा हम मान रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। इसीलिए जो भी एनर्जी हमने दी है हम मानते हैं कि वो बॉन्ड एनर्जी के बराबर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। वो एनर्जी जो चेंज हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ना कि काइनेटिक एनर्जी। ये एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि इसी से सब समझ में आ जाएगा। बहुत टाइम से आपके माइंड में ही है। आपके माइंड से स्टेटमेंट अगर मुझे निकालना तो उसके लिए मुझे और भी एग्जाम्पल्स यूज़ करने होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, आई थिंक हम सब ने ये सुना है कि मटके में रखा हुआ जो पानी होता है ना, वो ठंडा हो जाता है। ये अगर आप किसी स्टील के घड़े में पानी रखते हो तो वो ठंडा नहीं होता है, जबकि मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? तो आई थिंक कह सकते हो कि बहुतों को इसका एक्सप्लेनेशन पता है कि पानी इवोपोरेट होता है तो वो एनर्जी ले जाता है। जनरल स्टेटमेंट की पानी इवोपोरेट होता है तो वो एनर्जी ले जाता है। सुनना मेरे वर्ड्स को, एनर्जी ले जाता है, तो इसीलिए पानी जो है ठंडा हो जाता है। बात तो कुछ सही लग रही है, लेकिन मेरा एक डाउट यहाँ पर आता है कि अगर पानी इवोपोरेट हो रहा है और वो एनर्जी लेके जा रहा है तो ये ठीक है, कंटेनर का पानी ठंडा हो रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही। तो क्या मैं ऐसा कह दूँ जो पानी इवोपोरेट हो रहा है वो एनर्जी लेके जा रहा तो गर्म हो जाएगा? यानी मटके के आसपास अगर हम देखें तो हमें गर्म फील आना चाहिए। आई थिंक ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर आप उसको देखोगे तो जो पानी इवोपोरेट हो रहा है वो भी गर्म नहीं होता। तो केवल ये बोलना कि हाँ मटके की एनर्जी कम हो रही है, मटके के पानी की एनर्जी कम हो रही है क्योंकि एनर्जी लेके वो इवोपोरेट हो रहा है, इससे नहीं समझ में आएगा। अगर हमें इसको सही में समझना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी और किसकी टर्म्स में बात करनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। चलिए मैं इसको समझाता हूँ, काइनेटिक और पोटेंशियल की टर्म कैसे। तो फर्स्ट थिंग ये याद रखना, अगर दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, मॉलिक्यूल है जिनके बीच में अट्रैक्शन है, अगर वो दूर दूर जा रहे हैं तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब होता क्या है, मटके के अंदर जो पानी रखा हुआ है उसमें पोर्स होते हैं। जब पानी उन पोर्स के थ्रू इवोपोरेट होता है, इवोपोरेट होने का मतलब क्या हुआ? वो पानी के बाकी मॉलिक्यूल से दूर जा रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स मटके के पानी से दूर जा रहे हैं। अगर वो दूर जा रहे हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन था, अगर वो दूर जा रहे हैं तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही तो क्वेश्चन आता है कि वो एनर्जी आएगी कहाँ से? जबकि क्या अंदर के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी से? नहीं, क्योंकि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो अभी भी उतने ही दूर है, अभी भी उतने ही दूर है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी वही है। तो फिर वो अंदर से कौन सी एनर्जी निकाल रहा है? तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो उनसे काइनेटिक एनर्जी ले रहा है, और उस काइनेटिक एनर्जी को लेके वो अपने आप को इवोपोरेट कर रहा है, यानी उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी मटके के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है
उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नहीं चेंज हुई, उनकी कौन सी एनर्जी चेंज हुई? काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। और जो मॉलिक्यूल इवोपोरेट हो रहे हैं उनकी कौन सी एनर्जी बढ़ी? पोटेंशियल, काइनेटिक नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। टेम्परेचर कब चेंज होता है? जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो जो मॉलिक्यूल इवोपोरेट हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, तो उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। लेकिन मटके के अंदर जो पानी रखा हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर मैं आपको यस ये बता दूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, यस इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की मैंने बराबर कहा है, पोटेंशियल नहीं कहा है। डेफिनेटली ये जो वाटर इवोपोरेट हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा होगी। और टोटल एनर्जी की बात करें तो यस वाटर वेपर की टोटल एनर्जी जो है वो H2O लिक्विड से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर आपको इसको सही सही एक्सप्लेन करना है तो काइनेटिक और पोटेंशियल की टर्म में करिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था ना, फंस कहाँ जाएंगे कि पानी जो इवोपोरेट हो रहा है वो गर्म होना चाहिए, तो नहीं। अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल की टर्म में बात करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आएगी कि जो पानी इवोपोरेट हो रहा है वो गर्म नहीं होगा। और एग्जाम्पल्स है अभी तक, तो चिंता मत करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुतों को अभी भी लग रहा होगा कि यार पानी वेपर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। अब एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप सब लोग बहुत आसानी से चेक कर सकते हो, खुद फील कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए करके देखते हैं। जनरली जब हम फूंक मारते हैं ना तो दो तरह से आप फूंक मार सकते हो। एक तरीका पूरा मुंह ओपन करके, मैं कैमरे के सामने आपको दिखा रहा हूँ कैसे। इस तरह से आप फूंक मारते हो पूरा मुंह खोल के, आई थिंक गर्म हवा आती। और यही अगर आप मुंह को थोड़ा सा ओपन करके आप करोगे, करिए, आप सभी को ये करना है यहाँ वहाँ पर, थोड़ा सा ओपन करके, जैसे हम विसल बजाते हैं मुंह से उस तरह से। फिर वापस पूरा मुंह खोल के हवा बाहर निकालिए। आई थिंक आप नोटिस कर सकते हो कि दोनों में अच्छा खासा टेम्परेचर का डिफरेंस है। कैसे? ये टेम्परेचर डिफरेंस कैसे आया? आई थिंक सभी ने नोटिस किया होगा, राइट? तो क्यों ऐसा हुआ? चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ इसी चीज़ को कि क्यों ये डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो जब हम पूरा मुंह ओपन करके एयर बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आउटसाइड टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो जब वो हवा बाहर निकल रही है तो सिंस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो अंदर से हवा बाहर आ रही है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। और जब फ्यूअर होता है तो हमारा टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से जब हम हवा बाहर निकालते तो और ज़्यादा गर्म हमें फील करती है। लेकिन जब हम मुंह को थोड़ा सा ओपन करके हवा बाहर निकाल रहे हैं तो होता क्या है, जब यहाँ से एक स्मॉल ओपनिंग है उससे जैसे ही हवा बाहर निकलती है, एयर बाहर निकलती है, तो सिंस स्मॉल ओपनिंग है वो कंप्रेस्ड होती है और जैसे ही वो बाहर निकलती तो वो एक्सपेंड करती है। अब वो एक्सपेंड कर रही है यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब क्वेश्चन आएगा एनर्जी कहाँ से आएगी? मॉलिक्यूल एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं? तो ये मॉलिक्यूल जो कि दूर दूर जा रहे हैं ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को कम करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस जो एयर बाहर निकल रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी कम होने से उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है काइनेटिक, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो और ऐसा एग्जाम्पल है जिसे आप खुद फील कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ ये इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे एसीज जो हैं, रेफ्रिजरेटर जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। आप सबने सुना होगा कोई भी जो एसी होता है या रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर एक कंप्रेसर होता है। सबसे जो मेन पार्ट होता है एसी का या रेफ्रिजरेटर का वो होता है कंप्रेसर। वो कंप्रेसर भी यही करता है। वो क्या करता है, एयर को पहले उसके अंदर गैस होती है, हम सब ने सुना है, वो उसको कंप्रेस करता है और कंप्रेस करने के बाद एक नोजल के थ्रू एक पाइप होता है लंबा सा, उसमें उस कंप्रेस्ड
गैस को रिलीज़ किया जाता है, और जैसे ही वो गैस रिलीज़ होती है, एक्सपेंड होती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? तो वो जो पाइप के अंदर गैस है, वो पाइप के सराउंडिंग में जो एयर है उससे एनर्जी लेती है, उससे काइनेटिक एनर्जी लेती है। तो जो सराउंडिंग की एयर है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडी हवा मिलती है। तो जितने भी एसी रेफ्रिजरेटर है ये इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो यहाँ पर भी फिर से मैं ही कहूँगा कि अगर आपको इसको सही सही एक्सप्लेन करना है तो किसके थ्रू आप कर पाओगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू। तो यहाँ पर उसी पॉइंट को मैं प्रूव कर रहा हूँ अभी भी कि यस, अगर किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। आगे चल के ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ, इसी में लास्ट एग्जांपल है। दो आजकल तो खैर अभी तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, हम सबको पता है कि एक टाइम था जब हम मटका कुल्फ़ी देखते थे। मटका कुल्फ़ी जो है, एक मटके के अंदर कुल्फ़ी आती थी, आई थिंक आपने से बहुतों ने खाई होगी। तो उसी की बात करते हैं। आपने कभी, शायद आपको पता हो या ना हो, जो मटका कुल्फ़ी बनाता है ना, वो पता क्या करता है? डिब्बियों के अंदर पहले वही दूध डालता है, उसको बंद कर देता है, और बंद करने के बाद उसको एक मटके में डाल दिया जाता है, और उस मटके के अंदर बहुत सारा आइस हम डाल देते हैं, और आइस के साथ साथ उसमें सॉल्ट यानी नमक भी डाला जाता है। अब एक फैक्ट है जो आगे हम और समझेंगे शायद, लेकिन वो आपको पता है कि अगर हमें आइस को जल्दी से मेल्ट करना है तो उसमें क्या डाल देना चाहिए? सॉल्ट। जैसे आई थिंक आपने सुना होगा कि जब स्नोफॉल होता है ना, तो जब रोड पर जो स्नो होती है उसको हटाने के लिए भी आइस डाला जाता है, जिससे वो आइस जल्दी मेल्ट कर जाती है। ये फैक्ट है, इसके भी अपने रीजंस है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये एक फैक्ट याद रखना कि आइस को अगर हमें मेल्ट करना है तो हम सॉल्ट डाल के उसको मेल्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वो जो मटके वाला है, ठीक है, उसने डिब्बिया डाली आइसक्रीम की, उसके अंदर आइस डाला, समझ में आ रहा है कि आइस ठंडा होता है जिसके कारण वो फ्रीज हो जाए, लेकिन डाउट ये आता है कि वो उसके अंदर सॉल्ट क्यों डाल रहा है? क्योंकि सॉल्ट डालने से तो जो आइस है वो मेल्ट कर जाएगा। तो इससे अच्छा, और मेल्ट ही करना है तो डायरेक्ट पानी डाल दे, सॉल्ट डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह सकते हो आप, सर शायद उसको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, उसने थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी है या मेरे से पढ़ा है, लेकिन उसे बहुत कुछ पता है। क्यों ऐसा करता है वो अब मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फिर से अगर इसको समझना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी होगी, बिना इसके हम इसको नहीं समझ सकते। लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए, आइस डाला उसने, आइस का अपना कोई टेम्परेचर होगा, हो सकता है -2 डिग्री, -3 डिग्री, जो भी है टेम्परेचर, और मान लेते हैं कंटेंट थोड़ी देर के बाद जो भी मटका है उसका टेम्परेचर भी -2 या 3 डिग्री हो गया, और धीरे धीरे उस पर आइस, जो आइसक्रीम है वो फ्रीज़ भी होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर और कम हो जाए तो आइसक्रीम जल्दी फ्रीज़ हो जाएगी। बट अब और टेम्परेचर कैसे कम किया जाए, और कैसे हम टेम्परेचर को कम करें? तो उसका तरीका है सॉल्ट। क्या होता है जब हम सॉल्ट डालते हैं, तो सॉल्ट डालने से आइस जो है वो मेल्ट होती है, और आइस जब मेल्ट होती है तो मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। सॉलिड मेल्ट कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगेन क्वेश्चन आता है कि मटका तो बंद है, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो वापस से वही, वो जो आइस के मॉलिक्यूल है, आइस वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो अंदर में जो पानी के मॉलिक्यूल है, जो आइसक्रीम है, उसी की काइनेटिक एनर्जी से। तो जितना ज़्यादा आइस मेल्ट होगा, अंदर की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी, टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर आपने जो आइस डाला, लेट्स से वो -4 डिग्री सेल्सियस पे था, लेकिन अगर आपने सॉल्ट डाल दिया और वो आइस जब मेल्ट करेगा तो धीरे धीरे मटके के अंदर का टेम्परेचर -10, -12, -15 इतना भी आप कम कर सकते हो। यानी जिस टेम्परेचर का आपने आइस डाला था उससे भी और ज़्यादा आप कम कर सकते हो।
यानी जितना ज़्यादा आइस मेल्ट होगा टेम्परेचर उतना ही कम होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा जो फ्रीजिंग प्रोसेस है वो उतना ही फास्ट हो जाएगा। यस, ये भी एक तरीका है। अगर आप इस रूम के अंदर, आप जिस रूम में हो, आप चाहते हो कि उसका बिना एसी के आप उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम कर दो, एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ, और वो तरीका है एक बड़ा सा आइस का स्लेब रखो और उस पर सॉल्ट डाल दो, धीरे धीरे आइस वो मेल्ट करेगा, रूम की एयर जो है वो ठंडी होती जाएगी, रूम की एयर धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। रीज़न वही, आइस मेल्ट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो रूम की एयर से काइनेटिक एनर्जी लेगा, जिसके कारण रूम की एयर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिससे मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ, और आप सब लोग मेरे साथ एग्री भी करोगे कि यस, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हमें ये चीज़ अच्छी तरह से अब माइंड में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। तो आज बेसिकली अगर हम इसको, क्योंकि ये 1 आवर का ही लेक्चर है हमारा, तो अगर हम इसको वापस से देखें तो मेनली मैंने आपको 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हीट, वर्क एंड एनर्जी। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है ये थोड़ा सा अलग है, जो बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है ये थ्योरेटिकल भी है, साथ साथ में मैथमेटिकल भी है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स को हमें अच्छी तरह से समझना होगा, तभी जाके हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। हमारी लैंग्वेज, हमारे वर्ड्स बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ड हम यूज़ ना करें जिसका हमें मतलब नहीं पता हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एनर्जी क्या सोचना है वो पता होना चाहिए, हीट क्या सोचना है वो पता होना चाहिए, वर्क क्या सोचना है वो पता होना चाहिए। तो हम कुछ भी नया वर्ड अगर आपके माइंड में आता है तो वो आप अगेन यहाँ पर हम यहाँ पर एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाएंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में आज के लेक्चर के अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप उस ग्रुप में उनको पोस्ट कर देंगे, और पोस्ट करने के बाद आपके इस लेक्चर से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद डाउट्स पूछते हो, वो फैसिलिटी भी ऑन है। वो आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो उसमें पोस्ट कर सकते हैं। पॉसिबल होगा तो हम उसी ग्रुप में आपको उनके एक्सप्लेनेशन देंगे, और अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको फिर से उनको एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ ये आपका डाउट था, इसका ये सॉल्यूशन है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैक्सिमम हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, चाहे तो क्लासेस के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको उसी तरह से शीट्स भी मिलेगी, जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा, आपको ठीक है सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो और होमवर्क भी मैं आपको दूंगा। आज ऐसा कुछ भी होमवर्क नहीं है, क्योंकि आज अभी हम इतना आगे नहीं बढ़े, तो जस्ट स्टार्टिंग है। आपको होमवर्क मिलेगा, आपको शीट मिलेगी, जैसा हम ऑफलाइन क्लासेस में करते थे एग्जैक्टली वही होगा। बस एक ही डिफरेंस है कि अब हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि आज की सिचुएशन में वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर से मैं यही कहूँगा लास्ट में, जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जो जितना इस सिचुएशन को जल्दी से अडेप्ट करेगा ही विल बी दी विनर, वो ही विनर होगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम कहाँ फंस गए, क्या हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं, भूल जाइए उन सब बातों को। ये सोचिए कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, हमें केवल अब पढ़ना है, हमें बाकी बातों से अभी मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन साथ में ये अच्छी तरह से याद रखना है कि कोरोना से अगर हमें बचना है तो हमें सेफ़ रहना होगा, घर पर रहना होगा। हम बहुत केयरफुली दिन में जब भी थोड़ा भी अगर रूम से भी आप बाहर निकल रहे हो, हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें, हैंड वॉश करें, इधर उधर बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको आपको फॉलो करना है, राइट। और उसके अलावा आपको जो स्टडीज़ है उन पर फोकस करना है। और मैं आपको बता दूं, हम अभी भी उसी तरह से प्रिपरेशन हम करेंगे जैसे हम करते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी, ठीक है चेंजेस हुए हैं, 3-4 दिन के अंदर आप यूज्ड टू हो जाओगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी स्टडीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, ओके।